हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। हिंदी लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम्स के जो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिससे किसी भी एग्जाम का जो हिंदी का पोर्शन है, चाहे वो आपका सीटेट का हो या चाहे पीसीएस लेवल का हो, किसी भी एग्जाम में जो हिंदी का पोर्शन है वो आपका अच्छे से तैयार हो सके, उसकी सीरीज में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न तरीकों से उनके जो प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे, उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जनरली जो प्रकार आता है वो आता है कि ये एक वाक्य दिया होगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो तुम कल आ जाना। तो ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, इन सभी में से किस प्रकार का वाक्य है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी है। पूरा लेक्चर देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, देखते देखते मैं लिखता जाऊँगा, आप भी लिखते जाइएगा। चाहे तो आप टेलीग्राम से नोट्स ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे मुझे सपोर्ट मिले। गुरुदक्षिणा के नाम में बस इतना ही मांग रहे हैं आपसे। चलिए आइए बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं। वाक्यों के प्रकार में हम तीन प्रकारों के भी प्रकार बात करेंगे। रचना के आधार पर वाक्यों किस प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्यों के तीन प्रकारों पर चर्चा होगी, संयुक्त वाक्य, उनके चार प्रकारों पर चर्चा होगी। वाच्य के आधार पे कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और अर्थ के आधार पे विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक प्रकार के वाक्यों पे हम आज बात करने वाले हैं। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक करके सभी प्रकार के वाक्यों को डिस्कस किया जाएगा। That's surprising. चलिए, पहले प्रकार का वाक्य है, हम सबसे पहले बात करेंगे रचना के आधार पे वाक्यों में सात प्रकार हैं। पहले वाच्य खत्म कर लेते हैं, उसमें तीन ही प्रकार पे होगा। वाच्य के आधार पे वाक्य कितने प्रकार का होता है? पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य। क्रिया के प्रयोग के आधार पे ये बांटे जाते हैं। तो ये जो क्रिया का चैप्टर होगा उसमें भी हल्के डिवीजन के बाद दोबारा करवाऊंगा इसका, पर वाक्य के प्रकार में भी एक बार आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। वाच्य का अर्थ होता है क्रिया का प्रयोग। तो अगर कोई पूछे कि क्रिया के प्रयोग के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तीन हैं। तो क्रिया के प्रयोग में जो विभिन्नता है उसके आधार पे तीन प्रकार के वाक्य बनेंगे, जिसमें पहला है कृतवाच्य। ठीक है। अगर क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता हो, लिखते जाओ, अगर क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता है तो उस प्रकार के वाक्य को कृतवाच्य कहा जाएगा। जैसे कर्ता हो, ठीक है, राम सेब खाता है। तो जो खाने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कर्ता के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए इस प्रकार के वाक्य को हम कृतवाच्य बोलेंगे। राम सेब खाता है, मैं कानपुर जा रहा हूं, मैंने उसको मार डाला। ये जो करने का प्रकार है, जो करने की प्रक्रिया है, वो मेरे द्वारा हो रही है, मेरे द्वारा से अर्थात कर्ता के द्वारा हो रही है। इसीलिए इस प्रकार के वाक्यों को कर्तावाच्य भी बोलते हैं या कृतवाच्य भी बोलते हैं। जो आपको समझ में आए उस हिसाब से लिख लो। कृतवाच्य उसी प्रकार के वाक्यों को बोला जाएगा। ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते चलना है। अब
हिंदी के ये व्याकरण की लेक्चर खत्म हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिस रील लानी है जहाँ डेली सब प्रैक्टिस होनी है। एक मिनट रुकना, चलो अगला कर्मवाच्य। कर्मवाच्य दिखाई दे रहा है? दिख रहा है, ओके। कर्मवाच्य में ऑब्वियसली वही क्रिया के प्रयोग का आधार कर्म हो जाए। कर्म, सेब को राम ने खाया। यहां पर भी खाने की जो प्रक्रिया है वो राम ही कर रहा है, तो ये कर्मवाच्य नहीं होगा, ये भी कृतवाच्य ही होगा। लेकिन राम के द्वारा खाया गया, यहां पर खाया गया, क्या खाया गया? सेब खाया गया। किसने खाया उससे मतलब नहीं, खाया क्या गया है? सेब। तो यहां पर क्रिया के जो प्रयोग का आधार है वो राम ना होके सेब हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से जो वाक्य आएंगे, जिसको इंग्लिश में हम पैसिव वॉइस भी बोलते हैं, कृतवाच्य को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और कर्मवाच्य की इंग्लिश होती है पैसिव वॉइस। तो पैसिव तरीके से जो है खाया गया है क्या? सेब। तो इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे वो कर्मवाच्य के अंतर्गत आएंगे। अगला आखिरी भाववाच्य। भाववाच्य में ऑब्वियसली क्रिया का आधार क्या होगा? जो भाव होता है वो होगा, ठीक है? जो भाव है वो होगा। जैसे सेब को या मुझसे कर दें, ऐसे कर देते हैं, मुझसे सेब खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, मुझसे अब बोला नहीं जाता। वाक्य जनरली जो इस प्रकार से आएंगे वो याद रखना, वो भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। लॉजिक इसका ये है कि जो खाने का भाव है उसको मैं फोकस ज्यादा कर रहा हूं, भाव पे फोकस ज्यादा है, क्रिया पे नहीं। खाने की क्रिया पे फोकस नहीं है कि मैं सेब नहीं खा रहा हूं, मैं सेब खा रहा हूं। यहां पे क्रिया पे फोकस हो गया और उसका कारण हूं मैं, तो वो कृतवाच्य में हो जाएगा। यहां पे जो खाने का भाव है, मुझसे की जगह मतलब नहीं है, सेब से मतलब नहीं है। सेब की जगह यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, मुझसे की जगह कुछ भी लिख सकते हो। खाने का जो भाव है केवल उस पर फोकस आ रहा है, इस कारण से यहाँ भाववाच्य होगा। तुम ऐसे रट लेना, एग्जाम में जनरली नहीं जाता होता है, आखिरी में यहाँ पर बोला नहीं जाता, चला नहीं जाता, मारा नहीं जाता, वगैरह वगैरह जो भी आप डालना चाहें वो होती प्रक्रिया। इस प्रकार से जो वाच्य के आधार पे प्रकार हैं वो मैंने पढ़ा दिया आपको। अब आते हैं अर्थ के आधार पे। एक मिनट, ये लो। अर्थ के आधार पे कितना प्रकार है? बहुत सारा। विधिवाचक, पहला विधिवाचक पे चर्चा करते हैं। जो विधिवाचक वाक्य है, जिसे हम सामान्य वाचक भी बोलते हैं,
इस प्रकार के वाक्य का अर्थ होता है सामान्य अर्थ है, सामान्य भाव है, सामान्य क्रिया है। सब कुछ सामान्य जो नॉर्मल वाक्य होते हैं वो सब इसी में आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हो इंग्लिश में तुम इनको। मैं जा रहा हूं या मैं खा रहा हूं बोल देते हैं। सारे एग्जाम्पल जाने के बजाय खाने से ही रखें। अभी तक खवा ही रहे ना तुम लोगों को सेब वेब, तो मैं ऐसे ही लिखता हूं ताकि तुम्हें आइडिया रहे। मैं खा रहा हूं या मैं सेब खा रहा हूं। तो इस प्रकार का जैसे वाक्य है, मैं जा रहा हूं, मैं मार रहा हूं, वो कहाँ चला, वो चला गया, जो विभिन्न प्रकार के वाक्य हैं। अब इसमें काल आ जाएंगे, काल पढ़ा ही चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मल वाक्य होते हैं वो सारे विधिवाचक सामान्यवाचक के अंतर्गत आते हैं, जो नॉर्मल होते हैं। बस ऐसे याद रखो। अब विधिवाचक के बाद आएगा निषेधवाचक, जिसे इंग्लिश में हम नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नेगेटिव मतलब किसी कार्य के ना करने की प्रक्रिया हो, कार्य ना होने का संकेत जिससे मिले उसे हम निषेधवाचक बोलते हैं। कार्य ना होने के संकेत जिससे मिले, जैसे मैं सेब नहीं खाऊंगा। भविष्य काल का वाक्य है पर है निषेधवाचक। निषेधवाचक में नहीं जो है या ना ये सब आते हैं। ना होने का संकेत मिल रहा है ना, नहीं खाने का संकेत मिल रहा है, इसीलिए इस प्रकार के वाक्य निषेधवाचक कहलाए जाएंगे। मैं सेब नहीं खाऊंगा। अगला प्रश्नवाचक। किसी प्रश्न का संकेत हो, जिसमें किसी प्रश्न का संकेत जिसमें हो, जैसे क्या तुमने सेब खा लिया। अब ऑब्वियसली इसमें क्या, कहाँ, कैसे, वो सब 50 चीजें आती हैं। तो उसमें जैसे ये है, तो इसमें एक प्रश्न का बोध हो रहा है, सेब खाया है नहीं, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसीलिए इस प्रकार के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाएगा, जिसमें क्या, कहाँ, किसने, कैसे, क्यों। एक बात सदैव याद रखना, अगर प्रश्नवाचक और निषेधवाचक एक साथ आ जाएं, क्या तुमने सेब नहीं खाया, तो वो प्रश्नवाचक ही कहा जाएगा, निषेध नहीं। ठीक है। इस तरह से कई और शब्द आते हैं, उन सबको बारे में जब किसी इन सबका यूज करके जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाएगा। अगला है विस्मय बोध। आश्चर्य का बोध हो जिसमें, जिस वाक्य में जिसमें विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग हो। अरे ये सेब कहाँ गया। अब जैसे ये है, अब ये किस प्रकार का वाक्य होगा ये बताओ, प्रश्नवाचक या विस्मय बोधक? विस्मय बोधक ही बोला जाएगा इसको, या विस्मय बोधक प्रश्नवाचक वाक्य बोल सकते हो, पर विस्मय बोधक पे फोकस ज्यादा होगा क्योंकि आश्चर्य ज्यादा हो रहा है।
इसी तरह से वाह, हे, कई तरह के, हे राम, तो ये विस्मयबोधक है। अरे वाह, ये विस्मयबोधक है। तो इस तरह के जो विस्मयबोधक वाक्य होते हैं, इन सभी में आश्चर्य का बोध होगा और विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग होगा। विस्मय सूचक शब्दों की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ऑलरेडी डाली हुई है। अगला है संदेह सूचक या संदेहवाचक। जब क्रिया के होने में संदेह हो, पता ना हो कि विधिवाचक है, निषेधवाचक है, क्या है, तो फिर वो संदेह सूचक या संदेहवाचक में आ जाएगा। उसने सेब खा लिया होगा। उसने सेब खाया है, पता नहीं, उसने सेब खा लिया है या नहीं, उसने सेब खाया है या खाएगा, कुछ पता नहीं है, शायद खा लिया होगा, शायद भी लगा सकते हो नाम के आगे। तो इस प्रकार के वाक्यों को संदेह सूचक या संदेहवाचक कहा जाएगा। हम पक्का नहीं कह सकते कि सेब खाया गया है या नहीं खाया गया है, पक्का नहीं बोल सकते। ये सारी थ्योरी एक बार लिखते रहो, एक बार पढ़ते जाओ, उसके बाद प्रैक्टिस में अच्छे से एक और बार प्रैक्टिस कर लेना। अभी हम अपने YouTube चैनल पे कराएंगे ही, तब तुम्हारा काम बनेगा। अगला है इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य। इच्छावाचक को आदेशवाचक भी बोला जाएगा। मेरी इच्छा है, मैं आदेश दे रहा हूं तो उसका मतलब है मेरी इच्छा है, यानी सेब खाओ। सॉरी गलत बोल गया, भगवान करे तुम सेब खाओ। आज्ञा का अलग होता है, मेरी इच्छा है ऐसे लिख सकते हो। भगवान करे तुम सेब खाओ, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, जिसमें भगवान करे, ऊपर वाला करे या ऊपर वाले की कृपा से वगैरह वगैरह जो भी हो, इसमें मेरी इच्छा है, जिसे कामना या प्रार्थना सूचक भी बोला जाता है। कामना या प्रार्थना सूचक वाक्य भी बोला जाता है। इन सब तरीके से जो वाक्य होते हैं उन्हें इच्छावाचक बोला जाता है। इच्छावाचक यहां कहीं लिख दो। इच्छा हुई है तो आज्ञा भी होगी, आज्ञावाचक। सेब खाओ, वहां जाओ, उसे मार डालो, ठीक है, उसे मार डालो। इस तरह के जो वाक्य हैं, इस तरह के जो वाक्य जिनमें सीधी सीधी आज्ञा होती है, इनको हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। सीधा सीधा जिसमें हमको किसी को आज्ञा देनी होती है, किसी को ऑर्डर पास करना होता है। आप कौन, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया कोई, संकेतवाचक। संदेह नहीं, संकेत, संदेह हो गया, शायद चला गया होगा, वो सब संदेह था। अब संकेतवाचक में क्या होगा, 2 वाक्य होंगे। पहली बात तो एक प्रधान होगा और एक उस पर आश्रित होगा। इसे संकेतवाचक कहते हैं, क्योंकि आश्रित वाक्य का संकेत प्रधान में छुपा हुआ होता है, समझे? इसलिए इस तरह का जो लॉजिक होता है उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि तुमने सेब
खाया तो पेट भर जाएगा। तो ये जो पेट भरना आश्रित है वो किस पर आश्रित है? सेब खाने पर। तो ये जो यदि तुमने सेब खाया है ये प्रधान वाक्य है, पेट भर जाएगा आश्रित वाक्य है, पेट भर जाएगा सेब खाने पर निर्भर है। इस प्रकार के वाक्य को हम संकेतवाचक बोलेंगे, जिसमें दो वाक्य होंगे, दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। यदि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो नौकरी नहीं लगेगी, इसको भी संकेतवाचक बोलेंगे। अगर लेक्चर अच्छे से नहीं देखा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये भी संकेतवाचक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भगवान का पाप लगेगा, ये भी संकेतवाचक है, और इस बात का संकेत समझ भी लेना है। अर्थ के आधार पर वाक्य हो गए। अब बचे हैं रचना या स्वरूप के आधार पे। रचना, स्वरूप के आधार पे वाक्य होंगे सामान्य या साधारण, सिंपल सेंटेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मिश्रित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस और संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इन पे चर्चा करनी है। सबसे पहले तो सरल वाक्य। सरल वाक्य में होगा क्या? केवल एक ही कार्य या क्रिया होगी। केवल एक कार्य हो, मैं सेब खा रहा हूं, तो केवल एक कार्य हो रहा है खाने का, केवल एक क्रिया है खाने की, तो ये वाक्य होंगे सरल वाक्य। ये वाक्य होंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य जनरली नहीं पूछता है क्योंकि सरल होते हैं। मजा आना शुरू होगा अब, मजा आना अब शुरू होगा। अब आओ मिश्रित वाक्य। पहले मिश्रित वाक्य समझ लो, उसके बाद इसके प्रकार समझाता हूं। जो अभी संकेतवाचक में था कि एक मुख्य वाक्य होगा, वाक्य या क्रिया एक होगी मुख्य, पर केवल एक नहीं, कई आश्रित वाक्य, उपवाक्य, यहां भी उपवाक्य करो, उपवाक्य या क्रियाएं हों। एक प्रधान होगा, बाकी सब उसी पे आश्रित होंगे। जैसे मैं जानता था कि तुमने सेब खाया है। तो ये जो उपवाक्य है इस प्रधान पर निर्भर है कि मुझे पता है, जो जानने की प्रक्रिया है या जो खाने की प्रक्रिया है वो जानने पर निर्भर होगी। इस वाक्य में मैं जानता था प्रधान है और तुमने सेब खाया है उपवाक्य है जो आश्रित है मेरे जानने पर। या फिर क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने सेब क्यों खाया,
तो ये प्रश्नवाचक मिश्रित वाक्य माना जाएगा। एग्जाम जब कठिन करना होता है तो वो इसी प्रकार के वाक्यों के प्रकार को मिक्स कर देते हैं। इसी प्रकार के वाक्य जो मैंने आपको बताया इनमें मिक्स होगा, तो प्रैक्टिस में ये सब मिक्स वाले ही करना। कई मास्टर करेंगे क्या, 10-10 घंटे का क्लास लेंगे, सरल सरल लाइनें आपको समझाते रहेंगे। मिक्सचर समझ में आना चाहिए। पेपर में आप मिक्सचर आने लगे हैं तो कृपा करके सरल सरल प्रैक्टिस करना बंद कर देना। अब आओ मिश्रित वाक्यों के प्रकारों पे। मिश्रित वाक्य में क्या था, एक प्रधान और कई आश्रित हैं। तो इस मिश्रित वाक्य के प्रकार में पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण, हाँ यही है, ठीक है। 3 प्रकार हैं, तीनों ऐसे लिख लो। संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण। ठीक है, संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण, ये 3 प्रकार हैं मिश्रित वाक्य के। मिश्रित उपवाक्य 3 प्रकार। संज्ञा उपवाक्य में क्या होगा, मिटा दें, ऊपर ही लिखें। संज्ञा उपवाक्य में क्या होगा, मुझे लगा ही था। ठीक है, जो आश्रित उपवाक्य है या वाक्य है वो संज्ञा या सर्वनाम की तरह प्रयोग में लाया जाए। संज्ञा सर्वनाम के चैप्टर अलग से आएंगे ही, उसकी टेंशन मत लेना। संज्ञा वो होती है जो कुछ करता है, क्रिया करने का कार्य जो करता है उसे संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम वो जब वो स्वयं मैं या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ओर इंगित किया जाता है, मैं, तुम, वो, तो वो सर्वनाम में आ जाता है। और राम, श्याम, सीता, लक्ष्मण ये लोग संज्ञा में आ जाएंगे। और भी सारे प्रकार होते हैं, जगहें भी संज्ञा होती हैं, नाम भी संज्ञा होते हैं, वस्तु सब होता है, तो उसकी टेंशन मत लो, वो अलग से लेक्चर आएगा। तो अभी ये समझो कि संज्ञा सर्वनाम के यूज करके आश्रित वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे सेब के बारे में चल रहा था ना, अब सेब पे एक लाइन बनाता हूं। मैं तो चाहता था कि वो सेब सड़ जाए। ये प्रधान वाक्य है मेरा चाहना। सेब का सड़ना उपवाक्य है। इस प्रकार से संज्ञा उपवाक्य बनेगा। कैसे बनेगा? क्या आश्रित वाक्य को संज्ञा सर्वनाम की तरह प्रयोग किया जा रहा है? हाँ। कैसे? ये लाइन को अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं तो सेब को सड़ना चाहता था, या मैं तो सेब को सड़ा हुआ होना चाहता था, मैं तो सड़ा सेब चाहता था, या तो ऐसे बोल दो, मैं सेब का सड़ा हुआ होना चाहता था, सड़ा हुआ होना चाहता था। Am I right? इस लाइन का अर्थ यही तो होगा कि मैं तो सड़ा सेब चाहता था, या फिर मैं तो उस सेब का सड़ा हुआ होना चाहता था। ये दोनों ही तरीकों से तुम समझोगे कि उसको संज्ञा की बात ही प्रयोग किया जा रहा है। तो इस लाइन का अर्थ ये है कि इसको हम संज्ञा की बात ही प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम संज्ञा उपवाक्य बोलेंगे। अगला विशेषण उपवाक्य।
सेम लाइन, जब आश्रित जो है विशेषण की भांति प्रयोग हो या किसी विशेषता के बारे में बताए, ठीक है। जैसे फ्रिज में रखा हुआ सेब सड़ चुका है। अब सब लोग ये कहेंगे कि साहब इसमें भी संज्ञाई उपवाक्य लग रहा है, सेब सड़ चुका है, पर वो सेब, ये जो वाक्य है उपवाक्य है, ये सेब की विशेषता बता रहा है कि वह सेब जो फ्रिज में रखा है। तो ये फ्रिज में रखा होना एक विशेषता है उस सेब की, कहीं और नहीं है। पर्टिकुलर एक विशेष सेब है जो फ्रिज में रखा हुआ है, वह सड़ चुका है। इसीलिए इस प्रकार के वाक्य को मिश्रित वाक्य कहेंगे, जिसमें वो विशेषण मिश्रित वाक्य माना जाएगा, ठीक है। मिश्रित वाक्य के प्रकार चल रहे हैं ना अभी तो। क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑब्वियसली जब मिश्रित वाक्य किसी कार्य की, किसी क्रिया की विशेषता बताएगा विशेष रूप से, हाँ, मुख्य क्रिया की विशेषता बताए, लेकिन अपनी क्रिया की नहीं, की विशेषता, ठीक है। मुख्य क्रिया जैसे खाना है, सेब खाना एक मुख्य क्रिया है, तो एक वाक्य होना चाहिए। मिश्रित क्यों लिख दिया है मैंने, सॉरी रॉन्ग। आश्रित, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में जो आश्रित है वो मुख्य क्रिया की विशेषता बताए, यानी कि मैं सेब को काट कर खाना चाहता हूं। तो जो खाने की प्रक्रिया है, काट कर खाना है, वो एक, ये जो वाक्य है काट कर, सेब को काट कर खाना, ये जो वाक्य है ये खाने की जो प्रक्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है कि मैं काट कर खाना चाहता हूं, ठीक है। मैं कटा हुआ सेब खाना चाहता हूं तो ये विशेषण होता, सेब कैसा होगा, कटा हुआ। मैं सेब को काट कर खाना चाहता हूं तो ये क्रिया हो गई है, तो ये आश्रित हो गया है, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। खाने की प्रक्रिया पे काटना आश्रित हो जाएगा। अब आओ संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य के 3 प्रकार हो चुके हैं, अब संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। इसके प्रकार पढ़ते हैं, लेक्चर एंड होगा। आराम से नोट्स बनाओ, स्लो करके लिखो। कोई डाउट है कमेंट में पूछो, टेलीग्राम में पूछो। संबंध बोधक, गलत हो गया। वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों वाले वाक्य,
अब ये शब्द कौन से हैं? और, अथवा, इस तरह के जो और वाक्य भी हैं जिसके बारे में अलग से संबंध बोधक, समुच्चय बोधक जब मैं एक एक करके लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई भी लेक्चर इसलिए छोड़ना मत, वरना फिर बहुत दिक्कत होगी एग्जाम, फिर तुम कहोगे कि सर आपने पढ़ाया था समझ में नहीं आया। जैसे कि मैंने सेब खाया और वह पानी पिया। सेब खाना पानी पीना एक बिल्कुल अलग अलग बात है। कोई प्रधान उपवाक्य नहीं, कोई आश्रित उपवाक्य नहीं, कहीं कुछ नहीं। दो बिल्कुल अलग लाइनों को जब जोड़ना होता है तो इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य बोल देते हैं। नो मिश्रित, नो आश्रित, नो आश्रित और कोई प्रधान निधान, ऐसा नहीं है कि प्राणी निकल जाए तुम्हारे कि तुम मिश्रित और संयुक्त में कंफ्यूज हो जाओ। अब आओ संयुक्त वाक्य 4 प्रकारों पे, यहां लिख देते हैं। पहला है संयोजक, विभाजक, संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, परिणाम बोधक। चार प्रकार हैं: संयोजक वाक्य, विभाजक वाक्य, विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य, परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। एक एक करके समझेंगे। संयोजक, वही दो वाक्य हैं अनरिलेटेड, एक दूसरे पे निर्भर नहीं, ऐसे लिखो। एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, उन्हें जोड़कर बना वाक्य। उन्हें जोड़कर, दो वाक्य हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, उन्हें जोड़कर बना वाक्य। मैं आज आया और सो गया। आना सोना बिल्कुल अलग है, तो इस प्रकार के वाक्य संयोजक कहे जाएंगे जिसमें संयोजक शब्दों का प्रयोग होगा। मैं आज आकर सो गया, तो सोने की प्रक्रिया आने पर निर्भर हो जाएगी, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण मिश्रित वाक्य हो जाएगा। पर ये वाक्य पूरी तरह से अलग हैं जो एक संयोजक शब्द के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे हम संयोजक संयुक्त वाक्य बोलेंगे। अगला है विभाजक। हाँ, थोड़ा आश्रित हो सकता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला वाक्य यही है। थोड़ा आश्रित वाक्य ये होगा, एक वाक्य दूसरे पर थोड़ा आश्रित होगा। मैं व्यायाम करता हूं, या थोड़ा आश्रित होने का
भ्रम होगा, ऐसे समझो तो ज़्यादा आराम में रहोगे। करता हूं पर पेट कम नहीं होता। तो मैं मान के चल रहा हूं कि व्यायाम करने से पेट कम होगा, यानी कि पेट का कम होना व्यायाम पर निर्भर है, पर मुझे इस बात का भ्रम है कि व्यायाम करना और पेट का कम होना एक दूसरे पर निर्भर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल अलग क्रियाएं हैं। मैंने व्यायाम करके अपना पेट घटाया, ये मिश्रित वाक्य होगा, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि व्यायाम से ही पेट घटा है, व्यायाम करके अपना पेट घटाया। अगेन दिस इज क्रिया विशेषण, बट ये बिल्कुल अलग है। पहली बात तो बिल्कुल अलग अलग वाक्य दिखेंगे। संयुक्त में एक चीज ध्यान रखना, वाक्य दिखेंगे बिल्कुल अलग अलग, 2-3 बार ये सब आएगा, ऐसे ऐसे चीजें, समझे। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो होना ही है, जो विभाजक शब्द होंगे। सबकी लिस्ट पीडीएफ में मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। विभाजक हो गया। विकल्प सूचक, विकल्प सूचक ऑब्वियसली दो क्रियाएं होंगी या दो से अधिक क्रियाएं होंगी, क्रियाएं होंगी, एक ऐसे लिखो सीधा, जो अलग अलग होंगी, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होंगी, ठीक है, परंतु सारी नहीं होंगी, केवल कुछ ही होंगी। केवल कुछ ही होंगी, सारी नहीं होंगी। जैसे, इतना समझ में आ गया? या तो सेब खाओ या फिर चुप रहो। तो सेब खाना और चुप रहना अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, पर इनमें से होगी एक ही। तो ये जो है, ये ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से किसी एक का विकल्प दे रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार के वाक्य को विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य बोला जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, दो प्रॉपर प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग अलग, खाना चुप रहना बिल्कुल अलग अलग बातें। और आखिरी हेडिंग है आज की, परिणाम बोधक। परिणाम बोधक आश्रित होगा। पहली चीज, एक वाक्य का परिणाम होगा दूसरा वाक्य। चूंकि एक वाक्य का परिणाम दूसरा वाक्य है तो आश्रित तो होगा ही। तो मिश्रित वाक्य होगा या संयुक्त, ये कैसे पता चलेगा? सेम लॉजिक, इन शब्दों का प्रयोग होना है, बिल्कुल अलग अलग क्रियाएं होंगी, समझे? आज मैं घर पर ही हूं, अतः या इसलिए तुम आ जाओ। तुम्हारा आना और मेरा घर पर होना वैसे तो अलग अलग है, पर इस वाक्य में
मेरे घर पर होने के कारण तुम आओगे, और परिणाम बोधक शब्द का प्रयोग है, इसीलिए इसे परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य बोला जाएगा। इस तरह से आज के लेक्चर में आपने वाक्यों के विभिन्न प्रकार थे, उनको अच्छे से एक एक बार समझा और एक एक दो दो एग्जाम्पल देके मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब आप बस प्रैक्टिस में घुस जाओ, अच्छे से नोट्स बना लो, टेलीग्राम से नोट्स ले लो, जो मना करो बस पढ़ते रहना, ताकि उसी से आपकी नौकरी लग पाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।